बड़ा ही मोटिवेशनल है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि औरतों की ऐसी जिद को कभी भी पूरा नहीं करना चाहिए। जो लोग इन जिदों को पूरा कर देते हैं उनका पतन हो जाता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो अपनी पत्नी के प्रेम में इतने अंधे हो जाते हैं कि वो अच्छे और बुरे का ज्ञान तक नहीं रखते और अपनी पत्नी की कही हर बात पर यकीन करते हैं, आंख मूंद कर विश्वास कर लेते हैं। इसी के चलते उन लोगों का पतन हो जाता है। प्रिय दर्शकों, आज की इस कहानी के माध्यम से आप जान लेंगे कि औरतों की कौन कौन सी बातों पर हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। हमारा मतलब ये कतई नहीं है कि आप अपनी पत्नी से प्रेम ना करें। दर्शकों, आप अपनी पत्नी से बेइंतहा प्रेम करें, बेइंतहा मोहब्बत करें, प्यार करें, उनकी हर ज़रूरतों का ख्याल रखें। लेकिन कुछ औरतें ऐसी होती है जिनकी अनगढ़ जो जिद होती है, उनके पति उनकी जिद को पूरा करते हैं और उनकी जिद के कारण उन लोगों का पतन हो जाता है। इसलिए प्रिय दर्शकों, आप ये विशेष ख्याल रखें, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि औरतें जो जिद कर रही हैं क्या वो जिद पूरी करने लायक है या नहीं। प्रिय दर्शकों, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से इस बात को हम आपको बता रहे हैं। कहानी शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नहीं जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का ऑन करें, अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और प्रिय दर्शकों आप उसका फ़ायदा उठा सकें। शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों आज की प्यारी सी कहानी, ये प्यारा सा वीडियो। प्रिय दर्शकों, राजा विक्रमादित्य को तो आप अच्छी तरह से ही जानते होंगे और सभी ने उनका नाम भी सुना होगा। उन्हीं के बड़े भाई ने जिनका नाम भर्तृहरि था। प्रिय दर्शकों, भर्तृहरि जी महाराज का एक धाम भी है। प्रिय दर्शकों, ये महाराज उज्जैन नगर का राजा भर्तृहरि है। उनके राजपाट में किसी भी चीज़ की कोई भी कमी नहीं थी। उनका राजपाट बड़ा ही अच्छा चल रहा था। बहुत ही न्यायप्रिय राजा भर्तृहरि था। एक दिन राजा भर्तृहरि अपने महल में बैठे हुए थे और महल में बैठे बैठे उनको एक विचार आता है। वो सोचने लगते हैं कि मेरे राज्य में किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं है, मेरी प्रजा बिल्कुल सुखी है, ये सब ईश्वर की कृपा है। तो वह सोचने लगता है कि क्यों ना मैं भी ईश्वर की भक्ति करूं। यही सोचकर राजा भर्तृहरि 12 वर्षों की तपस्या के लिए अपने महलों को छोड़कर के चला जाता है और जंगल में जाकर के ईश्वर की घनघोर तपस्या करता है। जब राजा अपने महल को छोड़कर तपस्या के लिए जाता है तो अपने छोटे भाई विक्रमादित्य को राजपाट की संपूर्ण जानकारी सौंपकर चले जाता है और अपने भाई से कह के जाता है कि विक्रमादित्य, अब से 12 वर्षों तक आपका ही यहाँ राज चलेगा। पूरी न्याय प्रक्रिया को सिर्फ आपको ही संभालना है। मेरे जाने के बाद उज्जैन नगर का राजा आप होंगे और मेरी गैर मौजूदगी में प्रजा को किसी भी प्रकार का कोई भी कष्ट नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से राजपाट की संपूर्ण बातें समझाकर और राजा भर्तृहरि अपनी महलों को त्याग कर भगवान की भक्ति करने के लिए 12 वर्षों के लिए जंगलों में चले जाते हैं। अब विक्रमादित्य अपने भाई के राजपाट को बड़ी अच्छी तरह से चलाता है। ऐसा कहा जाता है कि जिस वक्त वीर विक्रमादित्य ने अपने भाई के राजपाट को संभाला, उस वक्त सिंह और बकरी एक जगह पानी पिया करते थे। इतनी मोहब्बत, इतना प्रेम राजा विक्रमादित्य के शासन काल में था। प्रिय दर्शकों, इतने अच्छे ढंग से, इतने अच्छे तरीके से वीर विक्रमादित्य ने अपने भाई के राजपाट को संभाला था। प्रिय दर्शकों, राजा भर्तृहरि 12 वर्ष के लिए तपस्या में चले गए थे। राजा भर्तृहरि की पत्नी पिंगला रानी एक घोड़े के चारवेदार से प्रेम करने लगती है और वो धीरे धीरे इतनी निकट आ जाती है कि वो घोड़े के चारवेदार को अपने पति के बराबर की जगह दे देती है। प्रिय दर्शकों, अब घोड़े का चारवेदार और रोज रानी पिंगला के महल में जाता और उनके साथ चौपड़ पासे खेलता, गुलछर्रे उड़ाता। एक दिन विक्रमादित्य किसी कार्यवश अपनी भाभी के महल में जाता है, यानी कि राजा भर्तृहरि की पत्नी के महल की तरफ जाता है। जैसी वीर विक्रमादित्य अपनी भाभी के महल के अंदर घुसता है तो प्रिय दर्शकों, वो देखता है कि उनका नौकर घोड़े का चारवेदार अपने भाभी के साथ चौपड़ पासे खेल रहा है। ये देखकर वीर विक्रमादित्य को बड़ा ही क्रोध आता है और वो अपनी भाभी से कहता है कि भाभी माँ, ये तुम क्या कर रही हो? मेरा भाई राजा भर्तृहरि 12 वर्ष भगवान की भक्ति करने के लिए गया है और उनकी भक्ति की तुम दाग लगा रही हो, हमारे कुल में तुम दाग लगा रही हो। प्रिय दर्शकों, वीर विक्रमादित्य अपनी भाभी माँ को समझाने की खूब कोशिश करता है, उसको अच्छे बुरे का ज्ञान करवाने की खूब कोशिश करता है,
लेकिन रानी पिंगला अपने देवर की बात को समझने को बिल्कुल तैयार नहीं थी। अब रानी पिंगला के मन में, अब रानी पिंगला के दिल में एक डर पैदा हो गया था, एक भय पैदा हो गया था। वो सोचने लगी, यदि जिस दिन राजा भर्तृहरि अपनी तपस्या पूर्ण करके वापस लौटेंगे, उस दिन यदि मेरे देवर वीर विक्रमादित्य ने अपने भाई को ये सारी घटना सुना दी तो मेरी तो खैर नहीं है। यही सोचकर वो दुखी होने लगी और सोचने लगी कि मैं ऐसा क्या करूं जिसके कारण इस मुसीबत से मुझे छुटकारा मिल सके। यही सोचकर वो एक जाल बुनने लगती है। अब रानी पिंगला एक जाल बुनती है। कुछ दिनों का बुलावा देने के बाद रानी पिंगला एक दिन अपने महलों में जोर जोर से चिल्लाने लगती है। वो जोर जोर से चिल्लाती है कि मेरे महल के अंदर सांप घुस गया है। जब रानी पिंगला जोर से चिल्लाती है कि मेरे महल के अंदर सांप घुस गया है, तो फिर इधर उसको ये खबर पूरी राज्य में फैल जाती है। तभी वीर विक्रमादित्य अपने भाभी की सहायता करने के लिए अपनी भाभी के महल में जाता है। वीर विक्रमादित्य सोचता है कि भैया घर पे नहीं है, भैया भगवान की भक्ति करने के लिए गए हैं। यदि उनकी गैर मौजूदगी में भाभी के साथ कुछ भी गलत होता है तो इसका जवाब मुझे देना पड़ेगा। यही सोचकर वीर विक्रमादित्य उस सांप को मारने के लिए भाभी के महल में पहुंच जाता है, यानी रानी पिंगला के महल में पहुंच जाता है। जब रानी पिंगला के महलों में वीर विक्रमादित्य पहुंचते हैं तो प्रिय दर्शकों, वहां पे काफी सारे लोग रानी पिंगला के आदमी खड़े हुए थे, जिनको रानी पिंगला ने अपनी तरफ से खरीद करके खड़ा किया हुआ था। उनको यह अच्छी तरह समझा दिया गया था कि जैसे ही मेरा देवर वीर विक्रमादित्य मेरे महल के अंदर दाखिल होगा, उसी समय वीर विक्रमादित्य की कटार, तलवार और उनके गले का हार, तीनों चीज़ों को आप छीन लेना। अब ये किस तरीके से छीनेंगे, ये आपकी प्रॉब्लम है। तो प्रिय दर्शकों, रानी पिंगला के वो आदमी तैयार हो जाते हैं और जैसे ही वीर विक्रमादित्य रानी पिंगला के महल में प्रवेश करते हैं तो वैसे ही वो लोग भगदड़ मचा देते हैं। अब भगदड़ के अंदर वीर विक्रमादित्य की कटार छीन लेते हैं, वीर विक्रमादित्य के गले का हार छीन लेते हैं, वीर विक्रमादित्य की तलवार छीन लेते हैं। इस बात का वीर विक्रमादित्य को पता भी नहीं चलता। ये तीनों आइटम कब निकल जाते हैं। अब रानी पिंगला इन तीनों चीज़ों को लेकर बड़े संभाल के और अपने संदूक में रख देती है। प्रिय दर्शकों, अब चारों तरफ भगदड़ मचती है और सांप नजर नहीं आता है। तो वीर विक्रमादित्य अपनी भाभी के महल से वापस आ जाता है। अब कुछ दिनों बाद में राजा भर्तृहरि अपनी तपस्या पूर्ण करके वापस अपने महलों में लौटता है, अपने राज्य को लौटता है। प्रिय दर्शकों, जैसे ही राजा भर्तृहरि अपने काकड़ में पहुंचता है तो काकड़ में एक बहुत बड़ा तालाब था। उस तालाब में देखता है कि सिंह और बकरी एक जगह एक स्थान पर पानी पी रहे हैं। ये देखकर राजा भर्तृहरि बड़ा प्रसन्न होता है और अपने छोटे भाई वीर विक्रमादित्य को धन्यवाद कहता है। राजा भर्तृहरि कहता है कि मेरे भाई वीर विक्रमादित्य, तू धन्य है, तेरे राज में सिंह और बकरी एक साथ पानी पी रहे हैं। ऐसा राज्य कोई नहीं चला सकता, ऐसा राज्य कोई नहीं हो सकता। वो राजा भर्तृहरि जब अपने महलों में पहुंचता है तो वीर विक्रमादित्य अपने भाई राजा भर्तृहरि का जोरों शोरों से स्वागत करता है और अपने महलों में ले जाता है। पूरे नगर में जय जयकार गूंजती है। प्रिय दर्शक को, जब राजा भर्तृहरि ने अपने महलों में जाता है और सबसे पहले अपनी रानी से जाके मिलता है तो अपनी रानी की हालत को देख करके बड़ा चकित रह जाता है, बड़ा दंग रह जाता है। प्रिय दर्शक को, उधर रानी पिंगला अपने बालों को खोलकर फटे पुराने कपड़े पहनकर एक कोने में सुकड़ करके बैठ जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। जब राजा भर्तृहरि अपनी पत्नी को ऐसे हालत में देखता है तो अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय, मैं 12 वर्ष बाद महल को लौटा हूँ और तुम इस तरह से मुंह फुला करके बैठी हो, ऐसी बात क्या है, आप मुझे स्पष्ट बताइए। प्रिय दर्शकों, अब रानी पिंगला राजा भर्तृहरि से कहती है कि महाराज, सब बातों को छोड़िए, इसमें अपनी ही बदनामी है। लेकिन फिर भी राजा भर्तृहरि पूछते हैं कि आखिर बात क्या है, आप मुझे स्पष्ट बताइए। यदि किसी ने तुम्हारी तरफ आंखें की है तो मैं उसकी आंखें निकाल दूंगा। यदि किसी ने तुम्हें गाली गलौज की है तो उसकी जबान निकाल दूंगा। यदि किसी ने तुम्हारी तरफ उंगली की है तो उसकी हाथ कटवा दूंगा। प्रिय दर्शक को, अपने पति की इतनी बातें सुनकर के रानी पिंगला अपने पति से कहने लगती है कि महाराज, इन बातों को मैं आपसे कहना तो नहीं चाहती, लेकिन यदि आप इतना जोर से पूछ रहे हैं तो आपको कहना पड़ रहा है। इन सब का कारण तुम्हारा छोटा भाई है। तुम्हारे छोटे भाई ने तुम्हारे जाने के बाद मेरे साथ हर रोज जबरदस्ती किया करता था, हर रोज मुझको पकड़ा करता था और वह चाहता था कि वो किसी तरीके से मुझको पाए। हर रोज मैं बड़ी मुश्किल से अपनी इज्जत को तुम्हारे छोटे भाई से बचाती थी। इस दुख से मैं बड़ी पीड़ित हो चुकी हूँ
और मैं चाहती हूँ कि मैं आत्महत्या कर लूँ। अब मैं तुम्हारे काबिल नहीं रही हूँ महाराज, तुम्हारे भाई ने मुझे झूठा कर दिया है। इस तरीके का लाछन रानी पिंगला अपने देवर यानी वीर विक्रमादित्य पर लगा देती है। प्रिय दर्शकों, जब राजा भर्तृहरि अपनी रानी की इतनी बात सुनता है तो राजा भर्तृहरि अपने रानी से कहता है, पिंगला ये तुम गलत कह रही हो। मेरा छोटा भाई वीर विक्रमादित्य ऐसा नहीं है, कभी सोने में काई नहीं लग सकती है। रानी पिंगला अपने पति से कहती है कि पिया जी, महाराज जी, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि आप मेरी बात पे विश्वास तनिक भी नहीं करेंगे, इसलिए इन बातों को मैं आपको बताना नहीं चाहती थी, लेकिन आपकी जिद करने के बाद इन सब बातों को मैंने आपको बताया है। प्रिय दर्शकों, जब राजा भर्तृहरि अपनी रानी की ऐसी बातों को सुनने के बाद राजा भर्तृहरि रानी पिंगला से कहता है कि रानी सा, आप एक बात बताइए, इस बात का आपके पास क्या सबूत है और क्या गवाह है कि मेरे छोटे भाई वीर विक्रमादित्य ने आपके साथ गलत किया है। प्रिय दर्शकों, रानी पिंगला झट से अपनी दासी को हुक्म देती है और वो कहती है कि दासी, फट से मेरा संदूक खोलो और संदूक में से वीर विक्रमादित्य की कटारी, तलवार और गले का हार है, इन तीनों को ला करके महाराज को दिखाओ। जब वो रोज रोज आते हैं तो कुछ ना कुछ मेरे यहाँ छोड़कर चले जाते हैं, इसलिए उनकी कटार, तलवार और उनके गले का हार मेरे पास है, तो ये सबूत है मेरे पास। तो प्रिय दर्शकों, रानी पिंगला की दासी संदूक खोलती है और संदूक से कटार, तलवार और गले का हार झट से निकाल लेती है और राजा भर्तृहरि के सामने रख देती है और कहती है कि महाराज, रानी सा बिल्कुल सही कह रही है। और दासी कहती है कि महाराज, रानी सा बिल्कुल सही कह रही है। वीर विक्रमादित्य रोज रानी सा का महल में आता था और उनके साथ जबरदस्ती किया करता था। जब वो जबरदस्ती करता था तो कुछ चीजें उनकी यहाँ छूट जाती थी, उन्हीं को हम संभाल के रख देते थे। तो प्रिय दर्शकों, अब राजा भर्तृहरि को अपनी रानी की बातों पर पूर्णतः विश्वास हो जाता है। अब राजा भर्तृहरि अपने राज दरबार में जाता है और तुरंत राज दरबारियों को इकट्ठा होने का आदेश देता है। सभी राज दरबारी दरबार में इकट्ठा हो जाते हैं और दरबार लग जाता है। राजा भर्तृहरि अपने राज सिंहासन पर बैठकर हुक्म देता है, दुष्ट वीर विक्रमादित्य को तुरंत पकड़कर बेड़ियों में जकड़कर तुरंत राज दरबार में हाजिर किया जाए। तो प्रिय दर्शकों, तुरंत राजा के सैनिक जाते हैं और वीर विक्रमादित्य को पकड़ करके बेड़ियों में जकड़ करके राजा भर्तृहरि के राज दरबार में उपस्थित कर देते हैं। जब राजा भर्तृहरि अपने भाई से पूछता है, कहता है, विक्रमादित्य, मैंने तुझ पर इतना विश्वास किया था, तुम पर अपनी जान से भी ज्यादा विश्वास किया था, लेकिन तुमने तुम्हारी माँ समान भाभी के साथ गलत किया है। अरे दुष्ट, तुझे लज्जा तक नहीं आई कि तूने अपनी माँ समान भाभी के साथ गलत किया है? तूने जरा भी ये नहीं सोचा कि तेरी भाभी तेरी माँ समान है? तूने उसकी इज्जत को लूटने का प्रयास किया। जब राजा भर्तृहरि इतनी बात वीर विक्रमादित्य को सुनाता है तो हाथ जोड़कर अपने बड़े भाई से कहता है कि भाई, भाभी पिंगला मेरी माँ समान है और आप इज्जत लूटने की बात कर रहे हैं। मैं तो उनकी शक्ल को भी खुली आंखों से नहीं देखता हूँ। लेकिन वीर विक्रमादित्य की इन बातों पर राजा भर्तृहरि तनिक भर भी विश्वास नहीं करते और राजा भर्तृहरि अपने भाई को भरे दरबार में कोड़ों से पिटवाते हैं, बड़ी मार लगवाते हैं, बिल्कुल घायल कर देते हैं। और प्रिय दर्शकों, अंत में अपनी रानी पिंगला से राजा भर्तृहरि दरबार में बुलाते हैं और अपनी रानी पिंगला से पूछते हैं कि रानी सा, तुम बताओ इस दुष्ट को कैसी सजा दी जानी चाहिए। तब रानी पिंगला कहती है कि महाराज, ऐसे पापी को सिर्फ और सिर्फ मृत्यु दंड ही मिलना चाहिए। मृत्यु दंड के अलावा ऐसे पापी को दूसरी सजा नहीं होनी चाहिए। प्रिय दर्शकों, रानी पिंगला यही चाहती थी कि वीर विक्रमादित्य की किसी तरीके से मृत्यु हो जाए। यदि ये जीवित रहा तो भविष्य में मेरा पर्दाफाश हो सकता है, मेरा भेद खुल सकता है, इसलिए वो वीर विक्रमादित्य को मरवाना चाहती थी। वीर विक्रमादित्य अपनी भाभी रानी पिंगला से कहता है कि माँ, आप मुझे बचा सकती हैं, आप मुझे बचा लीजिए। मैंने आपके साथ कभी भी गलत नहीं किया, मेरे सपनों में भी आपके बारे में गलत नहीं सोच सकता। लेकिन रानी पिंगला अपने देवर के बारे में तनिक भी ऐसा नहीं सोचती थी। वो तो इसको चाहती थी कि किसी भी तरीके से खत्म हो जाए, ये मारा जाए। प्रिय दर्शकों, अब राजा भर्तृहरि अपने सैनिक को आदेश देते हैं कि इस दुष्ट को, वीर विक्रमादित्य को मेरे राज्य की सीमा से बाहर ले जाकर इसको फांसी दे दी जाए। तो प्रिय दर्शकों, अब विक्रमादित्य को काले कपड़े पहना देते हैं, काला मुंह पर लगा देते हैं और पूरे राज्य में गधे पर बैठाकर उसको घुमाते हैं। उसके बाद वीर विक्रमादित्य को राजा भर्तृहरि की राज्य सीमा से बाहर ले जाया जाता है। और प्रिय दर्शकों, उसको सीमा से बाहर ले जाने के बाद
वीर विक्रमादित्य को फांसी पर लटकाने के लिए तैयारी होती है। तभी उन सैनिकों में से कुछ सैनिक ऐसे थे जिनको वीर विक्रमादित्य की सत्यता पर पूरा यकीन था। वो लोग कहते हैं कि वीर विक्रमादित्य को फांसी नहीं देंगे। वीर विक्रमादित्य खरा सोना है, इन्होंने कोई गलत नहीं किया है। प्रिय दर्शकों, तब वीर विक्रमादित्य सैनिकों को पूरी बात बताते हैं। तब वो लोग वीर विक्रमादित्य को छोड़ देते हैं, जीवित छोड़ देते हैं और कहते हैं, विक्रमादित्य महाराज आप यहाँ से दूर चले जाइए। हम राजा को जाकर कह देंगे कि हमने विक्रमादित्य को फांसी दे दी है और तुम दोबारा कभी लौटकर नहीं आना। प्रिय दर्शकों, इतना कहकर वो सैनिक वीर विक्रमादित्य को जीवित छोड़कर वापस आ जाते हैं। उधर विक्रमादित्य वहां से धीरे धीरे गंभीर हालत में आगे बढ़ जाता है। आगे वो रवाना हो जाता है। अब वो आगे सुनसान जंगल में पहुंचता है तो वो देखता है कि 2-2,5-3 हजार साधु एक साथ बैठे हुए थे। तो फिर विक्रमादित्य उन साधुओं के पास जाता है तो वो देखता है कि उन साधु का गुरु गोरखनाथ जी महाराज थे। विक्रमादित्य गुरु गोरखनाथ जी महाराज के चरणों में जाकर के पड़ जाते हैं। गुरु गोरखनाथ जी महाराज वीर विक्रमादित्य को आशीर्वाद देते हैं और उनको बिल्कुल स्वस्थ कर देते हैं। अब वीर विक्रमादित्य जी गुरु गोरखनाथ जी महाराज के शिष्य बन जाते हैं, चेले बन जाते हैं। गुरु गोरखनाथ जी महाराज वीर विक्रमादित्य को कहते हैं कि वीर विक्रमादित्य तुमको जरूर न्याय मिलेगा, तुम चिंता मत करो। अब यहाँ से आगे की कहानी हम आप लोगों को अगले भाग में सुनाएंगे। इंतजार करें अगले भाग का। ये कहानी बड़ी पावन पवित्र है। तब तक अपना ख्याल रखें। नमस्कार।